विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10th और कक्षा 10th में कल अपन विशेषण विशेष से कर्मधारय समास पढ़ रहे थे और विशेषण विशेष से कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण कल बच गए थे। उन उदाहरणों को मैं आज आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। तो उन उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण है एकः पुरुषः। विशेषण विशेष से कर्मधारय समास जो होता है उसके दोनों ही पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग करके बाद में इति शब्द जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एकः शब्द जो है पुरुष का विशेषण बन के आया है, इसलिए पुरुष जो है पुल्लिंग है। तो एक को भी आप पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लिखोगे और समास विग्रह करोगे एकः पुरुषः इति। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है परमः पुरुषः इति। इसका आपको समस्त पद बनाना है। तो इसका समस्त पद बनाने के लिए आप क्या करोगे, परमः में से जो है प्रथमा विभक्ति का लोप कर दोगे और मूल शब्द को लिखकर उसके बाद में पुरुषः शब्द जोड़ दोगे और बन जाएगा समस्त पद परम पुरुषः। उसी प्रकार से नीलोत्पलम यानी कि नीला कमल। तो यहाँ पर कमल के लिए नीला शब्द आया हुआ है, तो इसको भी नपुंसक लिंग एक वचन में नीलम कमलम इति करोगे और उदाहरण बन जाएगा नीलम कमलम इति। और ये आपका जो है विशेषण विशेष से कर्मधारय समास जो है समाप्त होता है। इसके बाद में अगला जो आपके समास आया है वह है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान उपमेय कर्मधारय समास जो होता है इसकी परिभाषा में ऐसे कहा जा सकता है कि वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद जो है उपमानवाचक हो और दूसरा पद उपमेयवाचक हो, उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहलाता है। इस प्रकार के उदाहरणों का जब आप समास विग्रह करोगे तो उपमान उपमेय कर्मधारय समास में जो उपमानवाचक शब्द होता है उसके पश्चात आपको जो है इव अव्यय का प्रयोग करना होगा, अर्थात इववाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और दोनों ही पदों में समान समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और अगर अपन बात करें उपमान और उपमेय की, तो उपमान किसको कहते हैं, उपमेय किसको कहते हैं, तो जिससे तुलना की जाए उसको आप उपमान कहोगे और जिसकी तुलना की जाती है उसको आप उपमेय कहोगे। जैसे अपन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है घनश्याम। घनश्याम यानी कि घन के समान श्याम। घन यानी बादल होता है, यानी कि बादलों के समान श्याम। तो यहाँ पर श्याम को किसके समान बताया गया है, बादल के समान। यहाँ पर घन जो है उपमान है और श्याम उपमेय है। तो देखो यहाँ पर श्याम के लिए घन का प्रयोग हुआ है, तो दोनों में प्रथमा का प्रयोग हो जाएगा घनः इव श्याम, यानी कि आपने उपमानवाचक शब्द के बाद में ई अव्यय का प्रयोग किया और बाद में श्याम को वैसे के वैसे लिख दिया। आप चाहो तो बाद में इति शब्द जोड़ सकते हो, नहीं भी जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण चंद्रमुखम यानी कि चंद्रमा के समान मुख, अर्थात चंद्रः इवः मुखम इति। चंद्रः इव मुखम इति। तो उसके बाद में मान लीजिए कुसुमम इव कोमलम इति। ऐसा उदाहरण आ गया, तो इसका आपको क्या समस्त पद बनाना है। तो कुसुमम जो है उसमें से विभक्ति का लोप करेंगे तो शब्द बचेगा कुसुम और कुसुम के बाद में आप कोमलम शब्द जोड़कर समस्त पद बना दोगे और शब्द बनेगा कुसुम कोमलम। उसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है वह है शैलोन्नत। शैलोन्नत यानी कि शैल यानी कि शिला, चट्टान के समान उन्नत यानी बढ़ा हुआ, अर्थात शैल इव उन्नतः इति। शैलः इव उन्नतः इति। उसी प्रकार से वज्र कठोरम, वज्र के समान कठोर, अर्थात वज्रम इव कठोरम इति। वज्रम इव कठोरम इति, अर्थात अपने यहाँ पर जो है प्रत्येक उपमानवाचक शब्द के बाद में इव अव्यय का प्रयोग कर कर समास विग्रह किया और दोनों ही पदों में समान समान यानी कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करके अपन ने सभी उदाहरणों का यहाँ पर समास विग्रह किया है। तो इस प्रकार से आप जो है उपमान उपमेय कर्मधारय समास के जो उदाहरण हैं उनका समास विग्रह कर सकते हो और सामासिक पद भी बना सकते हो। अगला जो अपना
समास आया है वह है उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। देखो किसको कहेंगे उपमान उत्तर पद कर्मधारय, यानी कि ऐसा कर्मधारय समास जिसमें उपमान वाचक शब्द पूर्व पद में न होकर उत्तर पद में दिखाई दे, यानी कि जिसकी तुलना की जाए वो कहाँ पर हो, उत्तर पद में। जैसे यहाँ पर पुरुष है व्याघ्र, तो यहाँ पर जो उपमानवाचक शब्द व्याघ्र है और ये उत्तर पद में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो ऐसे उदाहरणों का जब आप समास विग्रह करोगे तो करना कुछ नहीं, ठीक वैसा का वैसा ही सिस्टम यहाँ है। आपको केवल ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास में एव का प्रयोग हमेशा उपमानवाचक शब्द के बाद में किया जाता है। एव का प्रयोग जो कब किया जाता है, उपमानवाचक शब्द के बाद में। वही दोनों ही उदाहरणों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे पुरुष में प्रथमा के एक वचन का प्रयोग किया पुरुष, फिर व्याघ्र और बाद में जोड़ देंगे इव, यानी कि उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास में इव का प्रयोग लास्ट में किया जाएगा। उसी प्रकार से पुरुष सिंह, पुरुष शेर के समान, अर्थात पुरुष सिंह इव, पुरुष सिंह इव। मान लीजिए आपके सामने आ गया पुरुष ऋषभ इव, यानी कि पुरुष बैल के समान। तो यहाँ पर जो है आप पुरुष की जो विभक्ति लगी हुई है उसका लोप करोगे, अर्थात पुरुष बचेगा और उसमें जो है आप ऋषभ को जोड़ दोगे और शब्द बनेगा पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ। उसी प्रकार है कर किसलयम, तो यहाँ पर करह किसलयम इव, करह किसलयम इव समास विग्रह कर दोगे। मान लो उदाहरण आ गया मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान। तो यहाँ पर जो है आप इसका जब समस्त पद बनाओगे तो जो मुखम शब्द आया हुआ है उसमें से विभक्ति का आप क्या करोगे, लोप कर दोगे। और विभक्ति का लोप करते ही आपके पास में शब्द बचेगा मुख, और इस मुख के साथ में आप कमलम शब्द को यथावत जोड़कर मुख कमलम शब्द बना दोगे। उसी प्रकार से अगला उदाहरण आपका है पुरुषः नागः इव, पुरुष नाग के समान, पुरुष नाग के समान। तो यहाँ पर पुरुष नाग इव का जब आप समस्त पद बनाओगे तो आपको करना कुछ भी नहीं है। पुरुष शब्द आया हुआ है, इसमें से आप विभक्ति का लोप करोगे। विभक्ति का लोप करते ही आपके पास में मूल शब्द बचेगा पुरुष, और इस पुरुष के बाद में आप नागः शब्द को जोड़ दोगे। क्या करना है विद्यार्थियों, जो पुरुष आया हुआ है इस पुरुष के बाद में आपको नागः शब्द जोड़ना है और आपका शब्द बनेगा पुरुषः नागः। शब्द क्या बनेगा, पुरुष नागः। शब्द क्या बनेगा विद्यार्थियों, पुरुष नागः। तो इस प्रकार से जो है आप उपमान उत्तर पद कर्मधारय जो समास है उसके उदाहरणों से आप जो है समस्त पद से समास विग्रह बना सकते हो और समास विग्रह से समस्त पद बना सकते हो। समस्त पद बनाते समय आपको कुछ नहीं है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप करना है और उत्तर पद को उसके साथ में यथावत जोड़ देना है। आपके सभी उदाहरणों के जो है समस्त पद बन जाएंगे। और समास विग्रह करते समय आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि जो उपमानवाचक शब्द है उसके बाद में इव का प्रयोग करना है। यदि उपमान वाचक शब्द उत्तर पद में आया हुआ है तो इव का प्रयोग लास्ट में करेंगे, और यदि उपमान वाचक शब्द पूर्व पद में आया हुआ है तो इव का प्रयोग मध्य में किया जाता है। उसके बाद में अगला अपना आपका जो अगला उदाहरण है वह है अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास। देखो किसको कहते हैं, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। तो इसमें कहा गया है कि विशेषण विशेष्य को एक समान मान लेना है। विशेषण और विशेष्य जो है उन दोनों को एक समान मान लेना ही अवधारणा कहलाता है। दोनों को क्या मान लोगे आप, एक समान, यानी कि विशेषण को ही विशेष्य मान लोगे या उपमान को ही जहाँ पर उपमेय मान लिया जाता है उसे अवधारणा
पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। और ऐसे उदाहरणों का जो है विग्रह करते समय आप जो है विशेषण शब्द के बाद एव अव्यय का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग किया जाता है? जो विशेषण शब्द होता है या फिर जो उपमानवाचक शब्द होता है उसके बाद में आपको एव अवयव का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद जो है दोनों ही पदों में समान समान विभक्तियों का प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पर भी दोनों ही पदों में समान समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाए। जैसे अपने पास उदाहरण है, सबसे पहला उदाहरण है विद्याधनम। विद्याधनम, विद्या ही धन है। यहाँ पर विद्या को ही क्या मान लिया गया है? धन मान लिया गया है। तो आप क्या करोगे? दोनों ही पदों में समान विभक्ति का प्रयोग करोगे, विद्या धनम। और जो है यहाँ पर आपने उपमानवाचक शब्द विद्या है तो इस विद्या के बाद में आपने एव का प्रयोग किया, विद्या एव धनम। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है वेद एव संपत्ति। तो यहाँ पर वेद एव संपत्ति जो है तो पूर्व पद की विभक्ति का लोप कर दोगे, शब्द बचेगा वेद, वेद के साथ में आप संपत्ति शब्द जोड़ दोगे और शब्द बनेगा वेदो संपत्ति। उसी प्रकार से तपोधनम शब्द है, तप ही धन है तो तप एव धनम, तप एव धनम। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है गुरु एव धनम, यानी कि गुरु ही धन है। तो यहाँ पर जो गुरु शब्द है इसमें विभक्ति का लोप करेंगे। यहाँ पर उदाहरण में विसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, आप विसर्ग का प्रयोग कर देना। और ये गुरु शब्द जो है इसमें से विभक्ति का लोप करेंगे और बाद में देव शब्द को जोड़ देंगे। यहाँ पर गलती से धनम आया हुआ है, आप इसको देव कर लेना, गुरु एव देव अर्थात गुरुदेव। इसी प्रकार से इस समास के अन्य कुछ उदाहरण और भी है। इन उदाहरणों का आप समास वगैरह इस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे उदाहरण है कृष्ण सर्प। तो कृष्ण सर्प जो है यहाँ पर कृष्ण और सर्प विशेषण विशेष से कर्मधारय समास है। दोनों में समान विभक्ति का प्रयोग करोगे और दोनों के मध्य में चासों का प्रयोग कर दोगे। जैसे कृष्ण चासो सर्प। उसी प्रकार से महर्षि यानी कि महान ऋषि, महान चसो ऋषि। उसी प्रकार से महान चसो देव। इस प्रकार से समास विग्रह आ जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चसो से कोई लेना देना नहीं है। आप जो है महान शब्द में से जो विभक्ति का लोप करोगे तो महा शब्द बचेगा, बाद में उसमें देव शब्द यथावत जोड़ दोगे, महादेव शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से कमलम इव मुखम, कमलम इव मुखम। तो यहाँ पर कमलम इव मुखम से कमल मुखम बन जाएगा। उसी प्रकार से महादेवी, महती चसो देवी, क्योंकि यहाँ पर महाशब्द देवी के लिए आया है तो ये स्त्रीलिंग के में प्रथमा के एक वचन में महती बनेगा, अर्थात महती चसो देवी, महती चसो देवी शब्द यहाँ पर बनाया जाएगा। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है महान चसो भूमि, महान चसो भूमि। तो यहाँ पर महान शब्द गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर इसको भी आप महती चासो भूमि कर लोगे और जब इसका समस्त पद बनाओगे तो यहाँ से जो है महती शब्द में से विभक्ति का लोप करोगे तो आपके पास मूल शब्द महा बचेगा और उसके साथ में जो है आप भूमि शब्द को जोड़ दोगे तो शब्द बनेगा महाभूमि। शब्द क्या बनेगा विद्यार्थियों? महाभूमि शब्द बन जाएगा महाभूमि। उसी प्रकार से अगला इसका उदाहरण है, वह उदाहरण है नील कमलम। उदाहरण क्या है? नील कमलम, नीला कमल, यानी कि विशेषण विशेष से कर्मधारय समास है। तो आप जो है इसका समास विग्रह करोगे नीलम कमलम इति कर सकते हो, नीलम कमलम इति। यहाँ पर इव का जो है प्रयोग गलत हो रहा है, नीलम कमलम इति, नीलम कमलम इति। इस प्रकार से आप कर्मधारय समास के उदाहरणों को समझोगे